नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की बुक का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जल। जल के बारे में सोचने पर हमारे मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, बर्फा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे बर्फा से भरे गड्ढे में कागज की नाव बराबर तैरते हुए बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढों में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सोचने वाली बात है कि नहीं? कि जब बरसात होती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है और दोपहर तक वो गड्ढे में जमा जल गायब भी हो जाता है। हम पानी पिलाते हैं और कुछ घंटों में वो पानी सूख जाता है। तो आखिर पानी चला कहाँ गया? समझो आगे। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा फहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर पानी नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। जैसे गर्मी पड़ी तो जल क्या हुआ? वाष्पित हुआ। देखा है? हाँ, तो जैसी गर्मी पड़ती है उस तो गर्मी के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जो जलवाष्प है वो संघनित होकर क्या बन जाती हैं? बादल बन जाती हैं और यहाँ से बर्फा, हिम अथवा फहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यहाँ से ये पानी कैसे? बर्फा के रूप में, हिम के रूप में और फहिम वृष्टि के रूप में धरती पर गिरता है। बरसात होती है और धरती से समुद्र पानी कहाँ पहुँचता है? समुद्र पर। थलसाला यह एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। थलसाला क्या होता है? थलसाला क्या होता है? एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता। हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। कैसी हमारी पृथ्वी? थलसाला के समान। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि मान लो कि समुद्र का जल था, वाष्पित होकर ऊपर पहुंचा। अब गुजरात में से जल वाष्पित होकर राजस्थान में बरस गया तो गुजरात का जल कहाँ पे आ गया? राजस्थान में। इस तरीके से अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों और समुद्रों का जल कैसा होता है? लवणीय। लवणीय अर्थात खारा। और अलवड़ जल यानी कि मीठा जल। मीठे जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? नदी होते हैं, ताल होते हैं, हिमनद हैं। और जो समुद्रों का जल होता है वो कैसा होता है? खारा, लवणीय। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। अब थलसाला एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। इस तरीके का अपन एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, अपनी थलसाला बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे ये मैप दिया हुआ है, थोड़ा इसे वो
जूम करके देख लेते हैं। ओमेगा तो नहीं है, इस तरीके का ये मैप दिया हुआ है। तो यहाँ देखो उत्तर अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, और यहाँ पे नदियाँ दी हुई हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ दी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अगर हम पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा वह है जिस पर हम लोग रहते हैं, और 3 हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जल है। ये जल समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में इस तरीके से बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि अगर 100 ग्राम जल है तो उसमें 35 ग्राम नमक पाया जाएगा। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ये बात तो हमारे दिमाग में भी आती है ना कि अगर 3 गुने भाग पर जल है तो फिर जल की कमी क्यों हो रही है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत दिया है। तो जो 3/4 भाग है उसमें 97.3% महासागरों में जल है, महासागरों में। और ऐसा जल ये हमारे कोई उपयोग का नहीं है क्योंकि ये खारा जल है, इसमें नमक की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। बर्फ छत्रक, हिम, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ़ से ढके हुए, और बर्फ़ के रूप में कितना पानी है 2%। 2% पानी कैसा है बर्फ़ के रूप में। भूमिगत जल जो हम अंडर वाटर निकालते हैं ना ज़मीन से ट्यूबवेल और हैंडपम्प के द्वारा, वो है 0.68%। और झीलों का अलवड़ जल यानी कि ऐसी झीलें जो मीठे पानी की हैं वो हैं 0.009%। इसमें स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें कितनी हैं तो ये भी 0.009%। और वायुमंडल में जल कितना है 0.0019%। और नदियों में है 0.0001%। इस तरीके से 100% जल हो जाता है। तो देखो अब हम पानी कहाँ का यूज करते हैं, नदियों का। तो नदियों का भी देखो कितनी कम मात्रा में जल है, कितनी कम मात्रा में, सबसे कम नदियों में जल है जिसका हम यूज करते हैं। और झीलों का आलवड़ जल ये भी पीने योग्य होता है। तो यानी कि पीने योग्य जल बहुत कम है। देखो भूमिगत जल ये भी बहुत कम मात्रा में। तो इस तरीके से जल का अभाव हमें देखने को मिलता है कि जितना भी जल है उसमें बहुत कम जल ऐसा है जो हमारे पीने योग्य है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। 1 लीटर में 340 ग्राम नमक पाया जाता है। तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि तैरने में आसानी रहती है, डूबते नहीं हैं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स में देखें। अब देखो इस तरीके से 2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण जल की मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल नापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है। 12 चम्मच में से 2 लीटर जल लिया और उसमें से 12 चम्मच निकाल दिया, थोड़ा सा जल, इतना ही जल ऐसा है जो पीने योग्य है।
जो 12 चम्मच है। और बाकी पूरा जल कैसा है, जो पीने योग्य नहीं है, महासागरों का खारा जल, जो महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए प्रयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है, इसमें नमक की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण ये कोई हमारे लिए कोई उपयोग का नहीं है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दिखाता है। ऐसा जल जो मीठा है, पीने योग्य है, जो डेली के क्रियाकलाप योग्य है, वो 12 चम्मच है। 2 लीटर में से ओनली 12 चम्मच। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते। देखो, तो इस तरीके से इसमें ये दिखाया हुआ है। जो भौम जल हो गया 2 चम्मच, आधा चम्मच अलवण जल की झीलें हो गई, 1 बूंद नदियाँ हो गई, और 9 चम्मच बर्फ छत्रक जो बर्फ के रूप में जमा हुआ जल है, और बाकी ये लवणीय जल है, जो बचा हुआ जल है। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। मान लो प्यास लगी है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं। हम दिन पे दिन पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आगे वाटर की कमी आ जाएगी। देखो, इतने सारी न्यूज़ हैं, दी वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंट, तो इस तरीके से विज्ञापन आपने देखे होंगे। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये तुमको बताना है कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाई हैं अपने घर में। देखो कि हम जल की बचत कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम किन किन जगहों पर जल को व्यर्थ बहाते हैं, और स्कूल में किन किन विधियों से हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं। महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं नदियों के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब देखो, क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यानी कि इस दिन हम शपथ लेते हैं कि हम जल का दुष्पयोग नहीं करेंगे, हम जल का संरक्षण करेंगे। प्रशांत महासागर, ये फुटेज कहाँ का है, प्रशांत महासागर का। अब पढ़ेंगे तरंगों के बारे में। 1 मिनट। हाँ, क्या आप जानते हैं, एडजस्ट कर लें। अब देखो, क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज बहती हैं पवन, जितनी तेज बहती हैं तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। देखा है, समुद्र के किनारे पे वेव्स आती हैं, तरंगें। तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती हो तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तब इन्हें तरंगे कहते हैं। अगर तुम समुद्र में गेंद से खेलोगे और गेंद अगर जल में गिर जाएगी तो क्या होगा, तरंगों के साथ वो वापस आ जाएगी। तो ये बहुत मनमोहक दृश्य बन जाता है इस तरीके का। आप देखो, तूफान में तेज वायु के चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। अगर तेज वायु चलेगी तो ये पवनें, जो लहरें होती हैं, वो तेजी से आती हैं, जिसके कारण भयंकर तूफान भी आ सकता है और भयंकर विनाश भी हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार
या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यंत विस्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब अगर ज्वालामुखी आ गया या भूकंप आ गया तो क्या है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इसकी वजह से ये समुद्र की लहरें बहुत ऊंचाई तक बहती चली जाती हैं, 15 मीटर तक, और इस तरीके से पानी एक साथ तटों पर आता है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर नापा गया था। कितना? 150 मीटर। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। सोचो, 700 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी रफ्तार है, कितनी तबाही मचाती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। जब सुनामी आती है तो बहुत भयंकर विनाश होता है। आपने मूवी में देखा होगा किस तरीके से सुनामी आती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे दब गई थी और समुद्र जल तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए एक विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट की बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौट आया। सुनामी लगभग 400 किलोमीटर पर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा रही है। इतनी तेज वायुयान चलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। सोचो कितनी भयंकर तबाही थी। जब सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर पर घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा तटीय इलाके प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। हाँ, भूकंप का पता नहीं लगता, लेकिन हाँ, अगर सुनामी आने वाली है तो 3-4 घंटे पहले ही संकेत मिल जाते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएँ नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद सागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रियाएँ बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी सुरक्षा, इतनी प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, तो ये भी एक तरीके की घटना है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब ज्वारभाटा। ज्वारभाटा क्या होता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जलों का उठना एवं गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। यानी कि महासागरों में 2 बार महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वारभाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है
एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। जैसे ज्वार किसको कहते हैं? अगर पानी तट पे आ जाएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देगा तो उसको बोलेंगे ज्वार। और भाटा किसको बोलेंगे? जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? भाटा। तो इस तरीके से ज्वार भाटा। अब देखो लघु ज्वार भाटा, चंद्रमा और ये पृथ्वी को इस तरीके से डायरेक्ट बन रही है। अब इसका कारण समझेंगे कि ज्वार भाटा क्यों आता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। चंद्रमा और सूर्य, इनका जब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लगता है तो उस वजह से ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अवकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, देखो इस तरीके से। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। यहाँ पे क्या है? चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण को लगाता है। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपनी प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इस तरीके से इस चित्र में देखो दिखाया जा रहा है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर आ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इस तरीके से तो ये चित्र बनाए हुए हैं 5.5 में, ये दो चित्र हैं। तो लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा, अगर इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो लघु ज्वार भाटा आएगा। देखो चंद्रमा ऊपर है और सूर्य और बीच में पृथ्वी, और अगर चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो यहाँ बृहद ज्वार भाटा। अगर यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा पिछली डायरेक्शन में तब भी बृहद ज्वार भाटा आएगा। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक और निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। अब महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान कम हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र, यानी कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। अब आगे देखो इस तरीके का दिखाया हुआ है।
उत्तरी अटलांटिक अफवाह, प्रशांत महासागर, लेबाडोर धारा, कैलिफोर्निया धारा। तो इस तरीके का महासागरीय धाराओं के बारे में बताया गया है। जो विषुवतीय विपरीत धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हो गया, विषुवतीय व्रत हो गया। तो इस तरीके का इधर बताया गया है। ये शीत धाराएं और ये कोष्ठ धाराएं, जो ब्लू कलर से धाराएं दिखाई जा रही हैं वो सारी शीत धाराएं हैं, और कोष्ठ धाराएं जो रेड कलर से दिखाई जा रही हैं। तो इस तरीके से मैप में हम धाराओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। महासागरीय धाराएं, यहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। तो आज हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है जल। अगला तुम्हारा अध्याय है, तो अब आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।